कहते हैं सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं की शहर, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं की शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए। इसी के साथ हम शानदार का लेक्चर को शुरुआत करते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या बेसिक जरूरी है और कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें कि हमारा अच्छे से अच्छे अंक अचीव कर सके और हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा कर सके। तो हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा एक प्रश्न उठता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के बारे में कार्बन का ही क्यों अलग ब्रांच बनाया गया? कार्बन में क्या ऐसा खासियत है जिसको अलग ही ब्रांच बना दिया गया, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कार्बनिक रसायन, इसमें सिर्फ ओनली कार्बन। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कार्बन है, हम बोल सकते हैं कार्बन की केमिस्ट्री। जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें क्या वो कह सकते हैं, एक कार्बन की केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन की केमिस्ट्री। यहाँ से प्रश्न होता है क्या हम सभी यौगिक को कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित हो? मान लीजिए हमको एक यौगिक लिख दिए हैं, इसमें कार्बन है, तो क्या हम इसे कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम उसे कार्बनिक यौगिक नहीं कह सकते। बल्कि देखिए कार्बनिक यौगिक हम उसे कहेंगे, इसके लिए हम डिफिनेशन देते हैं। जैसे कहता है देखिए, जिसका केंद्रीय परमाणु यानी बीच वाला परमाणु, केंद्रीय परमाणु, जिसका केंद्रीय परमाणु कार्बन हो। जैसे हम लिखते हैं CH4 क्या है? तो ये हमारा कार्बनिक यौगिक है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए जैसे कार्बन को हटा देते हैं तो क्या ये H4 कोई आपको इसका नाम है क्या कुछ नहीं बोल सकते हैं? H4 क्या बोल सकते हैं? ये गलत कंपाउंड है, गलत हो जाएगा। CH4 हो गया, C2H5 हो गया, C2H5OH हो गया, ये हमारा क्या सब कार्बनिक कंपाउंड है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो जिसमें कार्बन है लेकिन वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। देखिए जैसे लिख दिए Na2O3, ये देखिए इसमें कार्बन तो है, क्या है? N2O3, इसमें कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्या है? ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसमें तो कार्बन तो उपस्थित है लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्योंकि देखिए मान लिया जाए इसमें से हम इसको हटा देते हैं तो क्या ये अपने आप में कंपाउंड नहीं है? ये कंपाउंड है ना। इस CO3 क्या है? जिस कार्बन इसको हम बोलते हैं। तो कहता है कि वैसा ही होगी जिसके केंद्रीय परमाणु कार्बन हो, अर्थात उसका गुण कार्बन पर निर्भर करता हो, उसे में ही कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए कार्बन का कुछ अपने आप में कुछ खासियत है, ऐसे ही नहीं कार्बन का कार्बन ब्रांच बना दिया गया। क्योंकि कार्बन में और भी तत्व, जैसे कार्बन में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसएन है, पीबी है, ये हमारे सब कार्बन के ही वर्ग के तत्व है। लेकिन इनका ब्रांच नहीं बनाया गया, सिर्फ कार्बन का ही ब्रांच बनाया गया। ऐसा क्यों? सवाल उठना चाहिए ना कि हाँ कार्बन का ही क्यों अलग केमिस्ट्री बनाया गया। और भी हमारे ऐसे तत्व जिसका वैलेंसी 4 होता है, वही वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, उनका क्यों नहीं बनाया गया? तो कार्बन में कुछ अपना खासियत है, उसी को हम जानेंगे, जिसके कारण से कार्बन का एक अलग ब्रांच बनाया गया। तो कार्बन का अद्वितीय गुण, इसका अद्वितीय गुण, कार्बन का अद्वितीय गुण। कुछ कार्बन का अद्वितीय में क्या होता है? एक, जिसमें यूनिक और किसी में उतना ऐसा गुण नहीं पाया जाता है, उसे बोलते हैं द्वितीय गुण। जब आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा अद्वितीय हल, इसका एक हल हो, तो वही बात है अद्वितीय। कार्बन का 4 मुख्य गुण है। पहला, ये तो 4 चतुसंयोजकता है। जो हमारा कार्बन है क्या है? चतुसंयोजकता। मैंने 4 वैलेंस बनाता, मान लीजिए ये कार्बन है तो इधर से बना लगा, एक इधर से बना लगा, एक इधर से, जो भी कार्बन हमारा है वह 4 वैलेंस से बनाता है, ठीक है। दूसरा का श्रृंखलन गुण, जो हमारा कार्बन में बहुत, कार्बन में क्या श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन करने का क्या अर्थ है? लंबा चैन के रूप में, यह एकदम ऐसे कार्बन हमारा, इसीलिए कारण जो हमारा ये लंबा गुण है, एकदम कार्बन का एकदम अपना खासियत और किसी में नहीं है। और कोई वैसा धातु या कोई भी तत्व ले लीजिए, इसमें ऐसा गुण नहीं है श्रृंखलन का गुण जो कार्बन अपने आप में ब्रांच बना सकता है। और कार्बन जो हमारा है अपने आप में अलग ही ब्रांच बना लेता है। वो एक कार्बन से अधिक कार्बन ब्रांच बनाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जब पढ़िएगा आगे उनके केमिस्ट्री में तो मिलेगा ऐसा ऐसा ब्रांच बहुत सा। तो ये श्रृंखलन गुण के कारण होता है, जो कार्बन का श्रृंखलन गुण है उसके कारण होता है। आगे देखिए, जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन है, देखिए डबल बॉन्ड बनाता है, इधर से डबल बॉन्ड बनाता है और इधर से भी डबल बॉन्ड बनाता है।
और कोई ऐसा तत्व नहीं है जो दोनों पट्टी से डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो हमारा कार्बन है ये इस पट्टी से डबल बनवाता है, ये पट्टी से भी डबल बॉन्ड बनाता है। अब टेंशन नहीं लीजिएगा डबल बॉन्ड क्या है, ये आगे हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपको हम सिर्फ कार्बन का द्वितीय गुण बता रहे हैं, जो कार्बन इसके कारण ही कार्बन का एक अलग ही चैप्टर बनाया गया, इसलिए कहाँ से बता रहे हैं। चौथा है क्या, बहुबंधन। जो हमारा कार्बन है बहुबंधन को बताया ना, बहुबंधन मैंने एक से अधिक प्रकार का बंधन बना लेता है, बहुबंधन। मत कार्बन के पास ऐसा गुण है कि वो अधिक से अधिक, देखिए ऐसे बनाया, फिर ये ऐसे बना सकता है, 3 इधर से बना सकता है, एक इधर से, फिर 2 इधर से, 2 इधर से बना सकता है, आपको बता ही दिए। तो कार्बन के पास ऐसे अनेक गुण हैं जिनके कारण से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का निर्माण किया गया। क्योंकि अर्थात कार्बन आपके पास देखिए, ये जो मार्कर है इसमें भी कार्बन यूज है, हम ये पेन इसमें भी कार्बन यूज है, आप टूथब्रश यूज करते हैं उसमें भी कार्बन यूज है। कार्बन सभी जगह उपस्थित है, जो हमारा कार्बन है सभी जगह उपस्थित है। अगर कार्बन को दुनिया से आपके जीवन से हटा दिया जाए तो आप ढेर चीज से छूते रह जाएंगे, बिना कार्बन का जीवन संभव नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं, हम देखिए कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम कार्बन के बारे में जान लें। क्या कार्बन का है, क्यों रासायनिक शब्द बनाया गया है, अलग ब्रांच बनाया गया। इसमें कुछ आता है रूट वर्ड्स, जो है रूट वर्ड है उसको बोलते हैं मूल शब्द या जड़ शब्द बोल सकते हैं, रूट वर्ड, रूट वर्ड्स। देखिए रूट वर्ड्स में क्या पड़ता है, पहले जैसे आपने सुना है कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, हेक, डॉक, हेट, नॉन डेट। इसको पहले एक कार्बन के लिए मैंने हम लिखे C1 लिखने का क्या है, एक कार्बन के लिए होता है हमारा मेथ। C1 कहने का अर्थ क्या है, C1 यानी वन यानी एक कार्बन, यानी एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते हैं, और 2 कार्बन जब आ गया 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, एथ। 3 कार्बन के लिए प्रोप, ये आप लोग को लिख देते हैं, ध्यान में रखिएगा प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्टा, ऑक्ट लिख सकते हैं। 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए यूज करते हैं डेक। जो C10 ध्यान रखिएगा, नीचे ऊपर लिख दिए हैं, क्या C5 है पेंट, C10 के लिए कहते हैं डेक। तुम्हारे आप लोग मेनली रूप से देखिए, ऐसे लिखने के लिए 100 तक भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा यूज करते हैं वो 10 तक ही मेनली रूप से यूज करते हैं। तो ध्यान रखिए, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये अगर आप लोग को याद है, ये तो कुछ ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ये रटने वाला चीज़ नहीं है, आप लोग याद करने वाला चीज़ है। अगर आप लोग इतना ध्यान में रखते हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा कंपाउंड के नाम लिखने में। जैसे बोल दिया हमको मीथेन लिखना है, ऐसे आपको बताएंगे मीथेन क्या होता है। मीथेन लिखते बोलते मेथ, देखिए मीथेन में मेथ आ रहा था, मेथ यानी एक कार्बन, एक कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 हो गया, इसका वैलेंसी क्या होता है 4, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसमें, यानी CH4 मीथेन का सूत्र, CH4 होता है मीथेन का सूत्र। तो वहीं आप लोग ध्यान रखिएगा, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, नॉन, डॉक। 10 तक आप लोग मेनली रूप से याद रखिएगा। 10 तक आप याद रखते हैं तो आगे आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ रूट वर्ड्स इसको बोलते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया रूट वर्ड्स। अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम आता है, हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लीजिए एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था जे बर्जीलियस, नाम वैज्ञानिक ने, क्या नाम था, जे बर्जीलियस। 1815 ईस्वी में, जो 1815 जे बर्जीलियस आते हैं, जे बर्जीलियस आते हैं। जे बर्जीलियस में वैज्ञानिक आते हैं, और वो कहते जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जो जे नामक है, इस सिद्धांत दिया जिसका नाम था जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसको वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं, जीवन शक्ति का सिद्धांत। जैसे कहना था, इस सिद्धांत के अनुसार इनका कहना था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक यौगिक हैं, क्या कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक, जिनका निर्माण सजीवों से होता है, निर्जीवों से नहीं, प्रयोगशाला में हम नहीं बना सकते हैं। जो जे बर्जीलियस थे, उन्होंने 1815 ईस्वी में थ्योरी दिया था जीवन शक्ति का सिद्धांत, और उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक हैं, जिनका निर्माण हम सिर्फ सजीवों से कर सकते हैं, निर्जीवों से नहीं, और इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, जो जिनका
कुछ समय तक इनका बात सही चला, लेकिन इन्हीं का एक चेला आया बोलहर, जो इन्हीं का चेला आया। ये तो 1845 में आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस सिद्धांत दिया था जीवन शक्ति को, सिद्धांत को लेकर दिया था, जीवन शक्ति को लेकर एक सिद्धांत दिया था जिसे जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, निर्जीवों से नहीं, अर्थात इस प्रयोगशाला में हम नहीं बना सकते हैं। ये हमारा इसके बाद है बोलहर, जो बिजनेस का चेला था बोलहर, वो 1828 ईस्वी, जब बोलहर 1828 ईस्वी में बोलहर आता है, क्या आता है 1828 ईस्वी में करता है बोलहर आता है, 1828 में बोलहर आता है बोलहर। ये भी जो हमारा बोलहर है ये प्रयोगशाला में कुछ काम कर रहा था। तो ये जो अमोनियम साइनाइड होता है, जो आप NH4 अमोनियम साइनाइड होता है NH4CONH4 जो अमोनियम साइनाइड होता है NH4CNO, ये जो अमोनियम साइनाइड है, इससे जब अमोनियम साइनाइड को कुछ करते करते उसको गर्म करता है तो अमोनियम साइनाइड है ना जो यूरिया में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। क्या ये है अमोनियम साइनाइड, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड ये हमारा यूरिया का सूत्र होता है। देखिए 1828 में बोलहर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना दिया और जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। अब यहाँ पे अंत कैसे हुआ उसका देखिए, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हम निर्जीव बोल सकते हैं, पदार्थ को, ये कोई पदार्थ है जिससे हम यूरिया बना दिया। जो हमारे जीवन शक्ति सिद्धांत दिए थे, कौन दिए थे जीवन शक्ति सिद्धांत? जैसे बर्जिलियस उनका कहना था कि जो हमारा कार्बनिक है ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण सिर्फ हम सजीवों से कर सकते हैं। लेकिन जो बोलहर वैज्ञानिक है ये अमोनियम साइनाइड यानी जो निर्जीव है बोल सकते हैं, पदार्थ है, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, जिससे उनका जीवन शक्ति का सिद्धांत का अंत हो गया, अंत कर दिया। और यहीं से देखिए 1815 ईस्वी में उन्होंने सिद्धांत दिया था, कब दिया था 1815 ईस्वी में, और 1828 ईस्वी में यानी 15-30 यानी 13 साल चलवे किया उनका सिद्धांत है। क्या 13 साल चला, 13 साल सिद्धांत उनका चला, बस वो गलती से अमोनियम साइनाइड प्रयोगशाला में कुछ कर रहे थे, जब गर्म किया अमोनियम साइनाइड को तो यूरिया में बदल गया। तो वहाँ से जब आए वैज्ञानिक ने तो हकार बची है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हो गया, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हो गया। जब से जो उनका सिद्धांत है वो खत्म हो गया, उसके पहले वो सिद्धांत का पालन करते थे। अब हम पढ़ेंगे क्या कार्बन के बारे में। ये तो हमारे 2 वैज्ञानिक आए थे। उसके बाद देखिए 1828 हो गया, एक वैज्ञानिक आता, देखिए 1845 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए थे, 1845 ईस्वी का नाम था कोलबे साहब। कोलबे जी का वैज्ञानिक नाम था, क्या नाम था? कोलबे नाम था, कोलबे। इन्होंने एसेटिक अम्ल का खोज किया। एसेटिक अम्ल सूत्र होता है CH3COOH। आप ध्यान देखिए, यहाँ देखिए ये आप यहाँ पर यूज कैसे हो गया, आप 12 में पढ़ रहे हैं, आप पढ़े नहीं ना है ये, क्योंकि इसे 11th का टॉपिक है, इसलिए हम बताते हैं कि 11th का बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, वही हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो वही अभी पहुँच रहे हैं, वहीं पहुँचेंगे हम। तो 1800 आपको लेकिन बेसिक बताना जरूरी है ये सब, क्योंकि कोई बड़े भैया मिलते तो पूछते हैं कि एसेटिक अम्ल कब खोजा गया। तो जब कोलबे नाम वैज्ञानिक ने 1845 ईस्वी में एसेटिक अम्ल बनाया, एसेटिक अम्ल CH3COOH, इसको आप बोल सकते हैं इथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। आपको हम सिखाएंगे इथेनोइक अम्ल, बेसिनम क्या होता है, बेसिनम होता है, कार्बोनेट सब होता है। और इसके बाद कौन आया, इसका बर्थलेट आया, बर्थलेट। इसके बाद बर्थलेट आया, उसका कोई इतना डिटेल जानकारी नहीं कब से कब आया था, तो बताते हैं 1854 से लेकर 55 के बीच में वो आया। उसने, इसका नाम था बर्थलेट। क्या था नाम था? इसने मीथेन गैस का खोज किया। CH4 आपको बता रहे थे, मीथेन का खोज किया। और आज 1845 में कौन है, कोलबे है, इन्हें क्या एसेटिक अम्ल का खोज किया। और दूसरा में क्या 1854 में, 1855 बोल सकते हैं आप, क्योंकि एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाता, इसके कारण आप 1854 से 55 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बर्थलेट आया, उसने मीथेन का खोज किया। और आज लगभग अनेक करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं, जिनके बिना जीना संभव नहीं है। सॉरी गिर गया। और आज हमारे क्या है, आज करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं प्रयोगशाला में, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर आप हमारे जीवन से ऑर्गेनिक
कंपाउंड को हटा दिया जाए तो हम शायद जी नहीं सकते। आप पॉलिथीन यूज करते हैं, थैला नहीं। आज के ज़माने में पॉलिथीन से इतना प्रदूषण हो चुका है, सरकार यहाँ पे रोक भी लगाती है लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके जीवन से पॉलिथीन हटा दिया जाए, तो क्या करेंगे बताइए? आपको बाजार जाने में दिक्कत होगी, बहुत समस्याएं आ सकती हैं अगर आपके जीवन से पॉलिथीन को हटा दिया जाए। तो अब हम पढ़ते हैं। देखिए, अब तुम्हारी हो गई जानकारी, कुछ बेसिक जानकारी हो गया। अब हम पढ़ेंगे कार्बन। कार्बन को रिप्रेजेंट, कार्बनिक यौगिक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब इसको दिखाते कैसे हैं। तो कार्बनिक यौगिक को रिप्रेजेंट करने के लिए 3-4 तरीके हैं। कार्बनिक यौगिक को रिप्रेजेंट करने के लिए 3-4 तरीके बोलते हैं। पहला बोलते हैं अणुसूत्र। पहला हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र। कार्बनिक यौगिक को रिप्रेजेंट करने क्या था? अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस अणुसूत्र करने का क्या है? जैसे मान लीजिए हमको सूत्र लिखे पेंटेन C5H10, यहाँ पेंटेन का सूत्र है, सॉरी पेंटेन हो गया C6H12, यहाँ पेंटेन का सूत्र। इसको बोलते हैं आणविक अणुसूत्र, इसको बोल सकते हैं वास्तविक सूत्र बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वास्तविक सूत्र यानी इसका पेंटेन का सूत्र भी यही होता है। आपको सिखाएंगे पेंटेन कैसे, ही पेंटेन का सूत्र ये कैसे हुआ, बस कुछ अगले लेक्चर में वही पढ़ेंगे। तो पेंटेन का सूत्र यहाँ अणुसूत्र बोलते हैं, जैसे बोल दिया मीथेन CH4, यहाँ अणुसूत्र है। C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल इसको बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये हमारा क्या है? तो अणुसूत्र है, इसको बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अणुसूत्र क्या है। जो अणुसूत्र हम उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट हम बोल दिए, जिसका मीथेन है तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो मीथेन का जो फार्मूला होगा वही अणुसूत्र कहलाता है, अणुसूत्र बोल सकते हैं। इसको वास्तविक सूत्र बोल सकते हैं, वास्तविक यानी जो इसका मेन फार्मूला होता है, वास्तविक सूत्र बोल सकते हैं। अणुसूत्र क्या बोलते हैं? वास्तविक सूत्र। अणुसूत्र कहने का क्या है? जो उसका फार्मूला है वो हम लिख देंगे, वही हमारा अणुसूत्र कहलाएगा। दूसरा आता है, चलिए तो हमारा अणुसूत्र हो गया। दूसरा आता है मूलानुपाती सूत्र। देखिए दूसरा क्या आता है? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, देखिए जो मूलानुपाती सूत्र है वो अणुसूत्र में से ही, जो सबसे अणुसूत्र के सबसे छोटे रूप को, अणुसूत्र के, इसको बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला, चलिए इससे इंग्लिश का काम नहीं है। मूलानुपाती सूत्र यानी मान लीजिए ये हम लिखते क्या थे? C4H10 लिख देते, तो इसको हम लिखते हैं क्या? इसमें हम कन्वर्ट करते हैं जो हमारा ये आणविक सूत्र है। क्या है? आणविक सूत्र। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं क्या? मूलानुपाती सूत्र। इसको लिख सकते हैं क्या? CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखिए आप देख सकते हैं पूरा इसमें कार्बन क्या होगा? 4 कार्बन गिने थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है, 12 क्या है? 10 है, 10 गो है। 3 2 5 2 7 3 10, यानी इसको हम इस रूप में लिखना क्या कहा था? मूलानुपाती सूत्र कहा था। क्या इसको इस रूप में लिखना मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, पता है कि जब हमारे आणविक सूत्र छोटे रूप यानी हम लिखते C4H10, तो इसका छोटा रूप, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या लेते हैं? C2H5, यानी ये जो हमारा क्या हुआ सबसे छोटा, मैंने जो आणविक सूत्र है सबसे छोटे रूप के, ये हमारा क्या हो गया? मूलानुपाती सूत्र हो गया C2H5 CH4, ये हमारा मूलानुपाती क्योंकि इससे कोई छोटा सूत्र आ ही नहीं सकता। इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते, जहां से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते वही हमारा मूलानुपाती सूत्र है। जैसे हम और लिख सकते हैं C3H8, यानी इससे आप कुछ कॉमन ले सकते नहीं, हमारा मूलानुपाती सूत्र है। यानी वैसा सूत्र जिस छोटे रूप को, मैंने आणविक सूत्र के सबसे छोटे रूप को हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, जिससे कुछ और हम इसे छोटा नहीं कर सकते। ये हमारा क्या, इसे कुछ और छोटा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ कॉमन ले लीजिए तो छोटा कैसे होगा? ये भी हमारा क्या है, इसमें हम छोटा नहीं कर सकते हैं, इसे भी छोटा नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। यानी आणविक सूत्र के सबसे छोटे रूप को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब आता है युक्ति सूत्र। आता है क्या? आता है युक्ति सूत्र।
ये हमारा क्या क्या मूलानुपाती सूत्र। अब आता है ल्यूस स्ट्रक्चर, ल्यूस संरचना। ल्यूइस संरचना, लुईस संरचना क्या होता है, इसमें कहता है, इसमें हमारा बॉन्ड को दिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन से कोई तत्व जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, लुईस कार्बन का देखिए 4 वैलेंसी होता है, यानी कार्बन 4 है, इसे 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी एक हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी होता है। ये हमारा कार्बन क्या 8 बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन भी हमारा 8 बॉन्ड बनाएगा। मैंने कहता है कि वैसा कंपाउंड, जब कंपाउंड को हम डॉट यानी इलेक्ट्रॉन मैंने उसको हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वहीं में ल्यूस स्ट्रक्चर यानी ल्यूस स्ट्रक्चर द्वारा उसको हम स्ट्रक्चर में बना देते हैं। जैसे अब बोल दिया C2H6 यानी C2H6 को हम कर देगा जी में ल्यूस संरचना में, इसको में बनाना, इसको में कन्वर्ट करें, इसको में कन्वर्ट करें, तो क्या करेंगे, पहले 2 कार्बन लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ इसको खाली है वहाँ हाइड्रोजन भर देते हैं। अब इसको डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या डॉट स्ट्रक्चर यानी पॉइंट देकर इसको हम कर सकते हैं। क्या पॉइंट से होता है, पॉइंट से होता है। यानी कहता है कि यौगिक को डॉट के द्वारा, यौगिक को क्या डॉट के द्वारा यानी उसके इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्माण किए गए संरचना को क्या कहते हैं, ल्यूस संरचना कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बॉन्ड के द्वारा, यानी जो कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, देखिए 1 2 है, यानी इसको हम जोड़ दिए। हाइड्रोजन, हालांकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 बॉन्ड बनाकर ही अस्थायी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, जबकि कार्बन क्या है, इसको 8 बॉन्ड बनाता है। कार्बन को देखो कार्बन हमारा है जो चतुस्संयुक्त है, लेकिन इसे क्यों कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताएंगे कि कार्बन को चतुस्संयुक्त का क्यों कहते हैं। जो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन की इसको त्याग नहीं कर सकता, नहीं ग्रहण कर सकता है, ये हमारा ल्यूस स्ट्रक्चर हो गया, यानी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मैंने सभी इसको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है। तीसरा था संरचना सूत्र। क्या था है संरचना सूत्र। संरचना, तो तीसरा था संरचना सूत्र आता है। संरचना सूत्र में क्या है, इसलिए लिख देते हैं C6H14, इसको बोल रहे हैं क्या, संरचना सूत्र में कन्वर्ट करें। जो हमारा यौगिक है इसको में कन्वर्ट करें, बस इसको कुछ करना कुछ नहीं, जैसे इसको बॉन्ड बना के हम लिख देते हैं, बस इसको संरचना आता है। कार्बन 6 को 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। देखिए अब इन्हें जहाँ पूरी इसका मैंने बॉन्ड पूरा, एक बॉन्ड इसका पूरा इधर से हो रहे हैं, 3 बॉन्ड बचे हैं, 3 को इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। बेहद ही आसान है, आप लोग डरिएगा नहीं। संरचना सूत्र यानी इसको हम संरचना मैंने इसका अंदर से बनावट कैसे आपको बाहर में लग रहा है ना कि 6 कार्बन जो सटा हुआ है, सब सटा हुआ है, लेकिन इसको अंदर से बनाएंगे तो देखिए ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जहाँ घटा वो इसको हाइड्रोजन खाली भर दीजिए आप, क्या हाइड्रोजन भर देते हैं। और हम दिखा देते हैं आपको, जैसे C2H5OH, अब किसी का भी सूत्र बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमको जो आ रहा है वही बनाएंगे, नहीं। अब किसी का, जैसे C2 में 2 कार्बन है, एक OH है, एक O है, देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यानी जो हमारा ऑक्सीजन है इधर से एक H इधर से ले लेगा, आपको दिखा देंगे सब गिन के। देखिए इसमें हाइड्रोजन क्या हो 5 है, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 1 है, कार्बन क्या हो 2 है, यानी कैसे कहता है जो भी हमारा यौगिक है उसको इस प्रकार से लिख देना। संरचना सूत्र यही होता है, इस प्रकार से मैंने इसको स्ट्रक्चर वे में इसको लिख देना है, यानी इसको उतार देते हैं, फिगर की सहायता से बना देते हैं। इसका पार्ट इसको अलग कर देते हैं, यानी 6 कार्बन है, देखिए इसमें आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन है। इसको बोलते हैं संरचना सूत्र, यानी इसको फैला के इसको बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें सब बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा हम सबको संरचना बनाया था, जिसे बोलते संरचना सूत्र बोलते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम आ गया था युक्ति सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है युक्ति सूत्र, क्योंकि अब इसको हम लिखना रहता है, हम इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा लिखने में टाइम जाएगा। आप क्लास 12 में चले गए तो उतना बड़ा लिखना ठीक नहीं है।
हमारा युक्ति सूत्र आता है। क्या था युक्ति सूत्र? आज क्या पढ़ रहे हैं? पचमा युक्ति सूत्र आता है। क्या था युक्ति सूत्र? युक्ति सूत्र क्या है? देखिए युक्ति सूत्र कुछ नहीं है, बस आप दिखाया था क्या है, C5H12 लिया। क्या लिया? C5H12। इसको बोले कि युक्ति सूत्र में कन्वर्ट करें, यानी इसको छोटा छोटा रूप है, सबसे छोटा छोटा रूप, यानी पहले क्या लिख सकते CH3, इसको छोटा रूप नहीं लिख सकते हैं, फिर लिखते CH2, फिर लिखते हैं CH2, CH3। आप इसको देखिए, अब आप इसमें क्या है, 12 हाइड्रोजन आप गिन सकते हैं, 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12, 3 हाइड्रोजन 12 को 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी इसको हम छोटे छोटे रूप में तोड़ कर लिख देना। क्या कहता है युक्ति सूत्र? कहता है कोई बड़े भी यौगिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटे छोटे रूप में तोड़ कर लिख देना, हमारा युक्ति सूत्र कहलाता है। क्या कहता है? युक्ति सूत्र कहलाता है। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, C8H18, 8 कार्बन है, एक तो देखिए 8 कार्बन थोड़ा जगह कम पड़ा है, छोटे छोटे लिखते हैं, CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 CH2 हमारा 8 हो गया, 8 कार्बन हो गया। देखिए जब हम कार्बन को लिखते हैं, हाइड्रोजन को नहीं लिखते, हम कार्बन को गिनते हैं, बस हाइड्रोजन ऑटोमेटिक एस्टेब्लिश हो जाता है। देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 3 18, 18 हो गया। अच्छा 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम छोटे छोटे रूप में तोड़ कर लिखते हैं। क्या कहता है? युक्ति सूत्र कहलाता है। इसको हम बॉन्ड नहीं लिखते बीच में, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, बिना बॉन्ड के द्वारा लिखते हैं। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड के छोटे छोटे रूप में तोड़ना क्या हमारा ऑर्गेनिक युक्ति सूत्र कहलाता है। इसके सूत्र बात है क्या? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बंध रेखा सूत्र, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसका हम अगला लेक्चर में इसको बताएंगे क्या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या जो हमारा अगला है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? बॉन्ड लाइन हमारा जो अगला क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं बंध रेखा सूत्र। क्या बोलते हैं? बंध रेखा सूत्र। इसको हम अगला लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप लोग ये ध्यान, अगर आप जितना भी हमको बताएं पीछे, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम अगला लेक्चर में वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए इतना तक आप देखिए, और जो हम आपको बताए हैं उसका एक बार रिविजन कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी से ध्यान देते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आज तक यहीं तक लेक्चर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।